हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। और इस वीडियो में जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 1.12 एंड 1.13। लेट्स स्टार्ट। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या जो मैटर्स मैंने आपको बताए कि मैटर 3 स्टेट में प्रेजेंट होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्या मैटर चेंज कर सकता है अपनी स्टेट को? वी नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने अभी तक जो ऑब्जर्वेशन किए हैं, अभी तक अगर आप पढ़ाई ना भी करो तो नॉर्मल से एक इंसान भी जानता है कि पानी की 3 स्टेट होती हैं। वो सॉलिड होता है आइस के फॉर्म में, लिक्विड होता है पानी के फॉर्म में जो हम नॉर्मली पीते हैं, जिससे नहाते हैं, बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, और गैस के फॉर्म में जो कि वाटर वेपर के रूप में मौजूद होती है। What happens inside the matter during this change of state? जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कोई मैटर कन्वर्ट होता है तो मैटर के अंदर क्या होता है, क्या प्रोसेस चलती है? What happens to the particle of matter during the change of states? मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के जो पार्टिकल्स होते हैं अलग अलग टाइप से मौजूद होते हैं, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग होते हैं। तो जब ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होंगे तो इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा? हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस? और किस तरीके से ये जो चेंजेस आने वाले हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने वाले, किस तरीके से आएंगे? वी नीड आंसर टू दीज क्वेश्चंस, इजंट इट? हमें इन सब चीजों के, ये सारे क्वेश्चंस के सवाल के जवाब चाहिए कि नहीं, इजंट इट? तो इन्हीं क्वेश्चंस के जवाब एक्टिविटी के माध्यम से मैं आपको देने वाली हूँ। एक्टिविटी 1.12 इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो इस एक्टिविटी में पर्टिकुलरली हम देखने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर। Take about 150 gram of ice in a beaker and suspend a laboratory thermometer so that its bulb is contact with the ice. फिगर में आप देखिए, नॉर्मली समझ लीजिए इस चीज को कि आपको क्या लेना है। एक ये बीकर लेना है ग्लास का, इसमें यहाँ पर आइस डली हुई है, लिखा हुआ है आइस। नीचे से बर्नर जला के हम इसको हीट देंगे और इसको चलाने के लिए हमने ग्लास टायरर का यूज किया है और इसमें एक हमने थर्मामीटर भी इंसर्ट किया है ताकि हम जो भी चेंजेस आएंगे टेम्परेचर में उन सबको रिकॉर्ड कर सके। अब चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम। फिर उसके बाद हमें क्या करना है? पहले तो हमें बीकर को हीट देना स्टार्ट करना है। देन नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग। हमें उस टेम्परेचर को नोट करना है जिस टेम्परेचर पे आइस पिघलना शुरू करेगी, मेल्ट होना स्टार्ट करेगी। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इनटू वाटर। फिर हमें वो वाला टेम्परेचर भी नोट करना है जब सारी बर्फ पिघल के पानी बन जाएगी। Record your observation for this conversion of solid to liquid state। और आपके क्या ऑब्जर्वेशन थे सॉलिड से लिक्विड बनने तक में, वो सारे आपको रिकॉर्ड करने हैं यानी लिखने हैं। Now put a glass rod in a beaker and heat while stirring till the water starts boiling। ये हम दूसरी एक्टिविटी करेंगे जब पानी बन जाएगा, और पानी से जब हम वेपर बनाएंगे तब इस चीज को करेंगे। मैं दोनों आपको दिखा देती हूँ, फिर इकट्ठा आपको दोनों ही चीजों को समझाऊंगी। अभी हमने क्या देखा एक्टिविटी में, आइस से वाटर बन गया। अब यहाँ पर कन्वर्शन करना है वाटर से वाटर वेपर का, तो सेम चीज ही हो रही है। बस अब क्या हो गया, यहाँ तक हम कर चुके थे, सॉलिड से लिक्विड बन गया था। अब now put a glass rod in a beaker and heat while stirring till the water starts boiling। पहले तो हम आइस को पिघलने तक का
कर रहे थे वो टेम्परेचर नोट किया, लिक्विड बन चुका है अब सारा जो भी आइस था। अब उस लिक्विड को हमें तब तक हीट देनी है जब तक वो बॉईल ना करने लगे, वो खौल जाए तब तक। कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपराइज्ड। आपको ध्यान से देखना है टेम्परेचर में क्या चेंजेस आ रहे हैं। जो थर्मामीटर हमने यहाँ लगा रखा है वो इसीलिए लगा रखा है, और जब बॉयल होगा वाटर तो काफ़ी सारा वाटर जो होगा वो वेपराइज हो जाएगा, ठीक है, भाप बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा। तो हमें इसमें भी क्या करना है, अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है, जैसे हमने किया था केस में जब हमने आइस से लिक्विड बनाया था, यानी सॉलिड से लिक्विड बनाया था, और अब हम बनाने जा रहे हैं लिक्विड से गैसियस स्टेट। तो इन दोनों ही चीज़ों के हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करनी है, और टेम्परेचर भी हमें लिख के रखना है। अब डिटेल में समझेंगे कि इस एक्टिविटी में हुआ क्या है। On increasing the temperature of solids, the kinetic energy of particles increases. Due to the increase in kinetic energy, the particles start vibrating with greater speed. जैसे ही हम टेम्परेचर देना स्टार्ट करेंगे तो जो आइस में सॉलिड है ना, जो पार्टिकल्स हैं उनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट overcomes the force of attraction between the particles. The particles leave their fixed position and start moving more freely. हीट देने से जो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, और वो मतलब कि जो पहले रिजिड फॉर्म में थे, काफी टाइटली पैक्ड थे, अब वो खुल जाएंगे और फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देंगे। A stage is reached when solid melts and is converted to a liquid. और फिर एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड बन जाएगा। The minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. It is important. मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है और आपको यह डेफिनेशन पता होनी चाहिए। दोबारा बोल रही हूँ, ऐसा कम से कम जो टेम्परेचर जिस पे एक सॉलिड पिघल के लिक्विड बन रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर एक टर्म आया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ये कौन सा प्रेशर होता है? देखिए जो एयर होती है हमारे आजू बाजू, ये हर ऑब्जेक्ट पे, हम पर, या जो भी चीज मौजूद है उन सब चीज पे ना फोर्स वो प्रेशर लगाती है। ये प्रेशर उसी प्रकार का प्रेशर है जैसा मैंने आपको जब गैसीय स्टेट पढ़ाया था तब मैंने आपको सिलेंडर का एग्जांपल दिया था कि सिलेंडर जो हम एलपीजी गैस वाला जो सिलेंडर होता है उसमें जो गैस होती है वो भी उसकी वॉल पर एक प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो वैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एक प्रेशर बनाता है सबके ऊपर, वो प्रेशर सबके ऊपर लागू होता है चाहे हम ही क्यों ना हो। The melting point of ice is 273.15 Kelvin. K denotes Kelvin. आपको आपके कोर्स में दो ही टेम्परेचर की यूनिट्स पे ध्यान देना है, केल्विन और सेंटीग्रेड। इनका कन्वर्जन भी आएगा, मैं आपको आगे और बताऊंगी। The process of melting, that is change of solid state into liquid state, is also known as fusion. अभी हमने एक important definition देखी थी जो कि थी about melting point, and now एक और चीज आ गई कि fusion क्या होता है। तो फ्यूजन होता है चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, इसी को हम कहते हैं फ्यूजन। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। देखिए जब एक सॉलिड मेल्ट होता है तब उसका टेम्परेचर उतना ही है, ठीक है, जितना पहले था, क्योंकि हमने थर्मामीटर इसीलिए लगा रखा है ताकि हम अपनी रिकॉर्डिंग्स रिकॉर्ड कर सकें कि हमारे क्या ऑब्जर्वेशन थे और टेम्परेचर में क्या चेंजेस आए ये देख सकें। लेकिन हमने ये देखा कि जो पहले टेम्परेचर था वही टेम्परेचर है, कोई अंतर ही नहीं आया, लेकिन सॉलिड से क्या हुआ, लिक्विड में कन्वर्जन हो चुका है, सॉलिड मेल्ट हो गया, लेकिन टेम्परेचर वैसा का वैसा ही है, रिमेन्स द सेम। तो वो जो हीट हम इतनी देर से दे रहे हैं वो गई क्यों? क्योंकि हीट देने से तो थर्मामीटर का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था, पर वो अगर नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब वो हीट कहाँ चली गई, कहाँ लुप्त हो गई। You must have observed
during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached till all the ice melts। देखिए आपने ये ऑब्जर्व किया कि जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ये मेल्टिंग वाला, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ जबकि पूरी आइस पिघल गई। This happens even though if we continue to heat the beaker, that is we continue to supply heat, this heat gets used up in changing state by overcoming the forces of attraction between the particles। और अगर हम दोबारा हीट देते भी जाएं तब भी यही हो रहा है कि टेम्परेचर पे कोई असर नहीं हो रहा, तो फिर ये हीट जा कहाँ रही है? तो वही हमें देखना है कि हीट कहाँ जा रही है। हीट का पता लगाओ, हीट खो गई है। As this heat is observed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the contents of the beaker and is known as latent heat। तो अब आपको पता चलेगा कि हीट कहाँ गई जो हम इतनी देर से दे रहे थे पर टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा था। दरअसल इस हीट ने क्या किया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ दिया, कम कर दिया, ना के बराबर कर दिया। क्योंकि आपको पता है कि सॉलिड के पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड्स। तो जब हमने हीट दी तो उसने हीट ने क्या किया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर दिया, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन कर दिया। और ये हीट कैसी थी, छिपी हुई थी, हमें कोई भी चेंजेस थर्मामीटर पे दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए इस छुपी हुई हीट को हमने नाम दिया लेटेंट हीट। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले आपने मेल्टिंग पॉइंट देखा, फ्यूजन क्या होता है ये देखा, वो हीट छुपी हुई कहाँ चली गई और उसको हम क्या कहते हैं, उस हीट को हम लेटेंट हीट कहते हैं, वो देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, और लेटेंट का मतलब ही होता है हिडन, या आपकी बुक में ही दे रखा है। तो जो इतनी देर से हम देख रहे थे कि छुपी हुई हीट है, हीट कहाँ चली गई पता ही नहीं चल रहा, टेम्परेचर पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा, तो वो छुपी हुई हीट को हम लेटेंट हीट इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि लेटेंट का मतलब होता है हिडन। हिडन मतलब छुपा हुआ। आप बचपन में खेलते होंगे ना छुपन छुपाई, उसको इंग्लिश में हाइड एंड सीक ही कहते हैं। हाइड मतलब छुपना, तो ये छुपी हुई हीट थी, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, हिडन हीट न बोल के लेटेंट हीट बोला है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion। It is very important। latent heat of fusion 1 मार्क में आ सकता है, आप इसको याद रखें latent heat of fusion क्या होता है, ठीक है। So particles in water at 0 degree Celsius और हम कह सकते हैं 273 Kelvin have more energy as compared to particles in ice at the same temperature। तो जो particles होते हैं ना वाटर पे 0 डिग्री सेल्सियस में, उनके पास ज्यादा एनर्जी होती है in comparison to particles of ice at the same temperature। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा इस चीज से। आगे बढ़ते हैं अब। When we supply heat energy to water, अब अभी तक हमने क्या किया था कि हमारे पास थी आइस, आइस से हमने हीट देके लेटेंट हीट के कॉन्सेप्ट को समझते हुए उससे पानी बना लिया, वाटर बना लिया। अब हमें उस वाटर से वाटर वेपर बनाने हैं, उस प्रोसेस को हमें यहाँ पर देखना है। तो देखिए, when we supply heat energy to water, particle starts moving even faster। तो अब जब हम क्या कर रहे थे, अब हम दोबारा हीट तो दे रहे हैं ना, हीट तो दे ही रहे हैं, हीट से ही तो होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम पार्टिकल्स का। तो अब पानी के जो पार्टिकल्स है वो और ज्यादा तेज तरीके से भाग रहे हैं इधर से उधर, ठीक है, क्योंकि उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है हीट देने से। At a certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to break free from the forces of attraction of each other।
और एक टाइम ऐसा आ जाएगा, एक टेम्परेचर ऐसा आ जाएगा, इतनी हीट उनको मिल चुकी होगी, इतनी एनर्जी उनको मिल चुकी होगी कि वो फ्रीली मूव कर पाएंगे और ज़्यादा अच्छे तरीके से। At this temperature, the liquid starts changing into gas. और यही वो टेम्परेचर होगा जब हमारा जो ये पानी है, लिक्विड है, ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा। The temperature at which a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as its boiling point. अभी हमने जब सॉलिड से यानी कि आइस से लिक्विड यानी कि पानी बनाया, तब हमने देखा था मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि आइस पिघलती है, आइस बॉईल नहीं हो रही है, डायरेक्ट पिघल रही है, इसलिए वो था मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट होना। जब आप कहीं पर जाते हो धूप में और आइसक्रीम खाते हो, क्योंकि आप बच्चों को आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप कहते हो ना जल्दी जल्दी खा लो, अगर ये मेल्ट ना हो जाए, तो वही मेल्टिंग पॉइंट पिघलने वाला। और यहाँ क्या था, पानी यानी कोई भी लिक्विड वो पिघलता थोड़ी ना है, वो तो खौलता है, बॉयल होता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट देखना है हमें यहाँ पर, ठीक है ना। तो अगर हम अपनी इन्वायरमेंट से अपने आसपास की चीज़ों को भी देखेंगे ना, तो ये टर्म्स रटनी नहीं पड़ेंगी हमको। मेल्ट जहाँ हो रहा है वो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइल जहाँ हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट का मतलब मैंने आपको बता दिया हिडन, तो इसीलिए वो छुपी हुई हीट को हमने लेटेंट हीट कह दिया। वेरी इजी ना, इस तरीके से पढ़ो। तो अब हमने देख लिया था बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेना। Particles from the bulk of the liquid gain enough energy to change into vapor state. और ये मैंने आपको बताया कि ये जो एनर्जी लेने के बाद पार्टिकल्स लिक्विड के वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं भाप के रूप में। आपने देखा है ना, जब आप कोई भी बर्तन वगैरह जब गैस पे गर्म करो और उसमें से धुआं सा वो उठता है, और अगर आप उस पर हाथ लगा लो, ठीक है, और उस हाथ को फिर साइड में करो, आपका हाथ पे आने के बाद वो ठंडे हो जाते हैं और वहाँ पानी पानी आ जाता है। तो इस प्रोसेस को भी मैं बताऊंगी आपको, वेपर से दोबारा लिक्विड कैसे बन रहा है और फिर लिक्विड से आइस, मतलब पूरे कन्वर्जन हम देखेंगे। फॉर व्हाट दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन। ये जो टेम्परेचर होता है ना, ये वाला जो हम कन्वर्जन पढ़ रहे हैं वाटर से वेपर बनाने का, ये होता है 373 केल्विन। मतलब ये कैसे बना, ये है 100 डिग्री सेल्सियस, और अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 प्लस 100 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 373 केल्विन। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अभी हमने पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अब आपको बताना है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कुछ अंतर, मतलब कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, सेम है वहां, बस ये था फ्यूजन उसको कहते हैं जब सॉलिड से लिक्विड, और वेपराइजेशन बोलते हैं जब लिक्विड से गैस। वेरी सिंपल, डू इट इन अ सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और देखो यहाँ पर भी वही बात लिखी है कि वैसे ही कर दो इसको, बस चेंजेस आपको स्टेट्स में करने हैं। Particles in steam, that is water vapor, at 373 Kelvin, यानी कि 373 केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में बोलें तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, उसमें ज्यादा एनर्जी होगी इन कंपैरिजन टू वाटर, सेम टेम्परेचर पे भी। दिस इज बिकॉज particles in steam have observed extra energy in the form of latent heat of vaporization। और इसीलिए जो देखो यहाँ पर ये बोला जा रहा है, जो स्टीम है और पानी है, अगर ये सेम टेम्परेचर पे भी है तो भी जो स्टीम होगी, भाप होगी ना, उसमें ज्यादा क्या होगा, क्या होगा, ज्यादा एनर्जी होगी, वो ज्यादा गर्म होगी। क्यों, क्योंकि उसमें छुपी हुई हीट है, और वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसलिए आपने शायद सुना हो कि भाप से ज्यादा कोई इंसान जल सकता है इन कंपैरिजन टू गर्म पानी के बजाय गर्म भाप से इंसान ज्यादा जलता है, बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ एनर्जी। और वो कौन सी एनर्जी है, वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब देखिए, सो we infer that the state of matter
can be changed into another state by changing the temperature। और इस एक्टिविटी से हमने ये समझा कि किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को हम चेंज कर सकते हैं उनके टेम्परेचर को चेंज करके। We have learned that substances around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat। और हमने ये भी देखा कि हमारे आसपास के जो सब्सटेंस हैं वो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं जब हम उन्हें हीट देते हैं। बट देयर आर सम दैट चेंज directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into the liquid state। और ऐसे भी बहुत सारे environment में substance मौजूद हैं जो कि सॉलिड से लिक्विड ना जाते हुए सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं और वाइस वर्सा यानी इसका उल्टा गैस से डायरेक्ट सॉलिड में बन सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल आपके घर में ही मौजूद हैं जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बनते हैं, लाइक कपूर, इंग्लिश में कैम्फर कहते हैं, नैप्थलीन की बॉल्स जो कि आप अपने स्वेटर्स वगैरह कपड़ों में रखते हैं, और ही बहुत सारी ऐसी चीज, अमोनियम क्लोराइड एनी मैनी अदर, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी आगे भी। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे टेम्परेचर देने पे सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैसियस फॉर्म में मैटर चेंज हो जाता है। और अब हम ये देखने वाले हैं कि कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो सॉलिड से डायरेक्टली बिना लिक्विड स्टेट में आए गैसियस स्टेट में आ जाते हैं, और वाइस वर्सा यानी कि गैसियस स्टेट से बिना लिक्विड में आए सॉलिड बन जाते हैं। एक्टिविटी 1.13 में हम इसी प्रोसेस को देखने वाले हैं। तो आइए देखें। टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड। कैम्फर होता है कपूर जो घर में इजीली अवेलेबल है। आपने देखा होगा कपूर को एक जगह अगर आप रख दीजिए तो कुछ टाइम बाद वो गायब हो जाता है क्योंकि वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारी अन्य चीजें भी होती हैं, लाइक घर में ही आपने देखा होगा नैप्थलीन की बॉल्स जो कि हम कपड़ों में रखते हैं, और ड्राई आइस, अमोनियम क्लोराइड, ये सारे ही ऐसी सब्सटेंस है जो सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हमें क्या करना है कि इस एक्टिविटी में हम अमोनियम क्लोराइड के यूज कर रहे हैं और इसको क्रश करके एक चाइना डिश में रख रहे हैं, और चाइना डिश के ऊपर हम एक इन्वर्टेड यानी कि फनल जो होता है ना उसको उल्टा करके, हमने ये देखिए उल्टा करके फनल को इस चाइना डिश पे रख दिया है, और ऊपर से जो फनल ये खुला हुआ होता है तो इसको बंद करने के लिए हमने यहाँ कॉटन लगाई है। अब हमें क्या करना है, हमें हीट देना है स्लोली और ऑब्जर्व करना है कि यहाँ क्या होने वाला है। What do you inform from the above activity? आपने क्या कंक्लूड किया, पहले एक्टिविटी समझ लेते हैं और फिर आप ही मुझे बताइएगा क्या किया। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो को पॉज करके, मैं तो आंसर दूंगी ही आपको। तो देखिए क्या होता है, NH4Cl दैट इज अमोनियम क्लोराइड को जब हम हीट देते हैं, सॉरी अमोनियम क्लोराइड को जब हम हीट देते हैं तो वो गैसियस स्टेट में बदलकर ऊपर उठेगा। लेकिन अब ये जो ऊपर का एरिया आप देख रहे हैं, फनल है ये इस तरीके से, तो इसके जो ये ऊपर वाला एरिया काफी सकरा है, नैरो है, और नैरो जगह होने के कारण क्या होगा कि जो गैस है वो टकराएगी, ऊपर के जो ये फनल है इसके फनल से टकराएगी गैस और सॉलिड फॉर्म में जमा हो जाएगी। मतलब इस जगह पे जो फनल की ये वाली जगह है यहाँ पर आपको ये जमा हुआ मिलेगा अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि अब ये दोबारा से यहाँ पर ठंडा होके जम गया है। क्योंकि जो ये गैस है ना, टकराने के बाद अपनी जो एनर्जी थी उसने फनल को ट्रांसफर कर दी। अब जब अपनी हीट एनर्जी उसने फनल को दे दी तो वो खुद तो ठंडी हो गई, और ठंडी होने के बाद वो इस तरीके से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब आपने देखा पहले ये सॉलिड था, इसको हीट देने पे क्या हुआ, ये गैस बना, और जैसे ही इसकी हीट कम हुई ये दोबारा अगेन आकर क्या हो गया, हीट हो गया, मतलब सॉलिड बन गया, और कहाँ पर चिपक जाएगा, फनल पे इस तरीके से। ये आपको देखिए मैं एक मिनट रब करती हूँ, वैसे तो आप अपनी बुक में इस चीज को देख लेंगे लेकिन यहाँ पर भी दिखाने के लिए मैं रब करती हूँ। अब देखिए आपको ये चीजें दिख रही होंगी, कुछ फनल की साइड से कुछ चिपका हुआ,
यही है जो अमोनियम क्लोराइड है, जो अब ठंडा होके यहाँ चिपक गया है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन वही प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड गैसीय स्टेट में। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। और अगर इस प्रोसेस को उल्टा कर दे, यानी गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन जाए कोई चीज, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिपोजिशन। दोनों ही आपको आ सकता है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा।